हाय फ्रेंड्स, मैं हूं राजेश सिंह और आपके लिए फिर से एक बार एक नए चैप्टर के साथ इस यूट्यूब चैनल में आया हूं। डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट के किसी एक ऑर्गन के पास ऑल पावर नहीं होती। लोकतंत्र के डिजाइन के लिए लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच इंटेलिजेंट पावर शेयरिंग महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में पावर शेयरिंग को विस्तार से समझाया गया है। बेल्जियम और श्रीलंका की कहानियों के बीच समानताएं खींची गई है। साथ ही आप डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग के बारे में जानेंगे। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में और वॉच दिस वीडियो फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड विदाउट अ स्किप। बेल्जियम की कहानी इस प्रकार से है। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है जिसकी आबादी 1 करोड़ से अधिक है। हरियाणा की लगभग आधी आबादी। देश की कुल जनसंख्या में से 59% डच लैंग्वेज बोलते हैं, 40% जो पीपल है वो फ्रेंच बोलते हैं और शेष 1% जर्मन लैंग्वेज में बातें करते हैं। फ्रेंच लैंग्वेज कम्युनिटी वो काफ़ी समृद्ध और शक्तिशाली थे, इसलिए उन्हें आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ मिला। इसने 1950 और 1960 के दशक के दौरान डच लैंग्वेज और फ्रेंच लैंग्वेज कम्युनिटी के बीच तनाव पैदा कर दिया। बेल्जियम में सरकार ने सामुदायिक अंतर को बहुत अच्छी तरह से संभाला। 1970 और 1993 के बीच बेल्जियम के नेताओं ने 4 बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया और सरकार चलाने के लिए एक नया मॉडल पेश किया। आइए जानते हैं बेल्जियम मॉडल के कुछ फीचर्स। कॉन्स्टिट्यूशन निर्धारित करता है कि केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या बराबर होगी। कुछ विशेष कानूनों के लिए प्रत्येक भाषाई समूह के अधिकांश सदस्य के समर्थन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार कोई भी समुदाय एक तरफा निर्णय नहीं ले सकता है। राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। ब्रसेल्स में अलग सरकार है जिसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। केंद्र और राज्य सरकार के अलावा तीसरी तरह की सरकार होती है। यह सामुदायिक सरकार या कम्युनिटी गवर्नमेंट कहलाता है। एक भाषा समुदाय से संबंधित लोगों द्वारा चुनी जाती है। डच, फ्रेंच और जर्मन लैंग्वेज चाहे वे कहीं भी रहते हो, इस सरकार के पास सांस्कृतिक, शैक्षिक और भाषा संबंधी मुद्दों के संबंध में शक्ति है। बेल्जियम मॉडल बहुत जटिल था, लेकिन इसने 2 प्रमुख कम्युनिटी के बीच नागरिक संघर्ष से बचने में मदद की। और श्रीलंका की कहानी इस प्रकार से है। अब दूसरे देश श्रीलंका की स्थिति लेते हैं तो हम पाते हैं यहाँ 2 करोड़ की आबादी वाला एक द्वीप राष्ट्र है, आइलैंड कंट्री, जो लगभग हरियाणा के बराबर है। श्रीलंका में विविध आबादी है। प्रमुख सामाजिक समूह सिंघल भाषी 24% और तमिल भाषी 18% है। तमिलों में 2 उप समूह है, श्रीलंकाई तमिल और भारतीय तमिल। सिंघली समुदाय ने बड़े बहुमत का आनंद लिया और पूरे देश पर अपनी इच्छा थोप दी। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। 1948 में श्रीलंका एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में उभरा। सिंघल समुदाय बहुमत में था, इसलिए उन्होंने सरकार बनाई थी। उन्होंने तरजीही नीतियों का भी पालन किया जो विश्वविद्यालय के पदों और सरकारी नौकरियों के लिए सिंघली आवेदकों के पक्ष में थी। सरकार द्वारा किए गए इन उपायों ने धीरे धीरे श्रीलंकाई तमिलों में अलगाव की भावना को बढ़ा दिया। श्रीलंकाई तमिलों ने महसूस किया कि कॉन्स्टिट्यूशंस और गवर्नमेंट की नीतियों ने उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर दिया। नौकरी और अन्य अवसरों को पाने में उनके साथ भेदभाव किया और उनके हितों की उपेक्षा की। इसके कारण सिंघल और तमिल समुदायों के बीच संबंध खराब हो जाते हैं।
श्रीलंकाई तमिलों ने क्षेत्रीय स्वायत्तता और शिक्षा और नौकरियों को हासिल करने में अवसर की समानता के लिए एक आधिकारिक भाषा के रूप में तमिल की मान्यता के लिए पार्टियों और संघर्ष शुरू किए, लेकिन सरकार द्वारा बार बार उनकी मांग को नकारा गया। दो समुदायों के बीच अविश्वास व्यापक संघर्ष में बदल गया और नागरिक युद्ध में बदल गया, सिविल वार। नतीजतन दोनों समुदायों के हजारों लोग मारे गए। कई परिवारों को शरणार्थी के रूप में देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया और कई परिवारों को अपनी आजीविका खोनी पड़ी। गृह युद्ध 2009 में समाप्त हुआ और देश के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन को भयानक झटका लगा। आपने बेल्जियम और श्रीलंका की कहानियों से क्या सीखा? दोनों देश डेमोक्रेटिक है, लेकिन उन्होंने सत्ता के बंटवारे की अवधारणा को अलग तरीके से पेश किया। बेल्जियम में नेताओं ने महसूस किया कि विभिन्न समुदायों और क्षेत्रों की भावनाओं और हितों का सम्मान करके ही देश की एकता संभव है। इसके परिणाम स्वरूप सत्ता साझा करने के लिए पारस्परिक रूप से स्वीकार्य व्यवस्था हुई। श्रीलंका दिखाता है कि यदि कोई बहुसंख्यक समुदाय दूसरों पर अपना प्रभुत्व थोपना चाहता है और सत्ता साझा करने से इनकार करता है, तो देश की एकता को कमजोर कर सकता है। यानी कि जो पावर शेयरिंग है वो वांछनीय क्यों है, ये पता चलता है। इस सवाल का जवाब आपको इस प्रकार से मिल सकता है कि जो पावर शेयरिंग अच्छा है क्योंकि यह सामाजिक समूहों के बीच संघर्ष की संभावना को कम करने में मदद करता है। दूसरा कारण यह है कि एक लोकतांत्रिक शासन में इसके प्रयोग से प्रभावित लोगों के साथ सत्ता साझा करना शामिल है और जिन्हें इसके प्रभाव के साथ रहना पड़ता है, लोगों को इस बारे में सलाह देने का अधिकार है कि उन्हें कैसे शासित किया जाए। आइए हम कारणों के पहले सेट को प्रूडेंशियल और दूसरे को नैतिक कहते हैं। विवेकपूर्ण कारण इस बात पर जोर देते हैं कि सत्ता की साझेदारी से बेहतर परिणाम सामने आएंगे, जबकि नैतिक कारण सत्ता की साझेदारी को मूल्यवान बनाने पर जोर देते हैं। पावर शेयरिंग का रूप। आप में से ज़्यादातर लोग सोचते होंगे कि सत्ता बांटना देश को कमज़ोर करना, ऐसा ही कुछ पहले भी माना जाता था। यह मान लिया गया था कि सरकार की सारी शक्ति एक व्यक्ति या एक स्थान पर स्थित व्यक्तियों के समूह में होनी चाहिए, अन्यथा त्वरित निर्णय लेना और उन्हें लागू करना बहुत कठिन होगा। लेकिन लोकतंत्र के उदय के साथ ये धारणाएं बदल गई है। डेमोक्रेसी में लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से स्वयं पर शासन करते हैं। सार्वजनिक नीतियों को आकार देने में सभी की आवाज़ है। इसलिए एक लोकतांत्रिक देश में नागरिकों के बीच राजनीतिक शक्ति वितरित की जानी चाहिए। आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी कई रूपों में हुई या हो सकती है, जैसे सत्ता सरकार के विभिन्न अंगों जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच साझा की जाती है। इसे शक्ति का क्षैतिज वितरण कहा जाता है, क्योंकि यह सरकार के विभिन्न अंगों को एक ही स्तर पर विभिन्न शक्तियों का प्रयोग करने की अनुमति देता है। ऐसा अलगाव सुनिश्चित करता है कि कोई भी अंग असीमित अनलिमिटेड पावर का प्रयोग नहीं कर सकता है।
प्रत्येक अंग दूसरों की जांच करता है। इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की प्रणाली कहा जाता है। सत्ता को विभिन्न स्तरों पर सरकारों के बीच साझा किया जा सकता है। पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार और प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर पर सरकारें, जिसे संघीय सरकार कहा जाता है, शक्ति को विभिन्न सामाजिक समूहों जैसे रिलीजन्स और लैंग्वेजेज कम्युनिटी के बीच भी साझा किया जा सकता है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। इस तरीके का इस्तेमाल अल्पसंख्यक समुदायों को सत्ता में उचित हिस्सा दिलाने के लिए किया जाता है। सत्ता के बंटवारे की व्यवस्था को पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप और आंदोलनों द्वारा सत्ता में बैठे लोगों को नियंत्रित या प्रभावित करने के तरीके में भी देखा जा सकता है। जब दो या दो से अधिक पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव लड़ने के लिए एक अलायंस बनाते हैं और यदि वे निर्वाचित हो जाते हैं तो वे एक गठबंधन सरकार बनाते हैं और इस प्रकार सत्ता का साझा करते हैं और पावर शेयरिंग होता है। यानी कि पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी का स्पिरिट है और बिना पावर शेयरिंग का हम डेमोक्रेसी की सफलता पर प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज like, share and subscribe to your friends and other students. See you in next video. Bye.